आइए हम अपने बॉडी और उसके ऑर्गन्स की बात करते हैं। पिक्चर में देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जो हम सभी लोग जानते ही हैं। सारे लोग मैट्रिक तक पढ़े हुए ही हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद भी जानते ही हैं। ये जो शुरुआत यहाँ से करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्रेन, हमारे बॉडी का जो मेन पार्ट है ये ब्रेन है। और ये लास्ट पार्ट जो है ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये इधर का एब्डोमेन का जो पार्ट है, ये एब्डोमेन का पार्ट एक्चुअली फैक्ट्री है ये, कि जो हमको एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ होता है। हमको जो मिनरल्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो हमको हमारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए बाकी जो अलग अलग चीज़ें चाहिए, ये सब प्रोड्यूस यहाँ होती हैं। जो वेस्ट पार्ट होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसपोर्ट का काम है, इसका ट्रांसपोर्टेशन, यानी यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी यहाँ के ज़रिए वो इस ब्रेन को मिलेगी। और ब्रेन जो है वो काम करेगा और वो काम करके बाकी बॉडी को सही से मेंटेन करेगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है कि यहाँ आप देखिए कि हमारे ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 ये मेन ऑर्गन्स हैं। ये वाला जो पार्ट है ये और ऐसे ये यहाँ थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड है और ये थायराइड ग्लैंड्स हैं। उसके बाद में और भी 7 ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब ये बॉडी काम कैसा करता है? अब ये ऑर्गन्स को अगर बॉडी को सही ढंग से काम करना हो तो उसके लिए हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं ये एक सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से ये जो ब्रेन जो है, ये ब्रेन समझता है कि आजू बाजू क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है आजू बाजू। उसके हिसाब से ये अपने पूरे ऑर्गन्स को, पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। और इसके लिए वो एक चीज़ यूज़ करता है, उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो ट्रांसमीटर हैं वो उसके थ्रू जो है वो मैसेजेस सबको भिजाए जाते हैं, सारे पार्ट्स को। और ऑर्गन्स को जो सही ढंग से चलाना हो उसके लिए हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स यहाँ पर किडनी पर भी हार्मोन्स होते हैं। और ऐसे 7 हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे सिस्टम में अगर हम रिलैक्स्ड हैं, अगर हम काम एंड क्वाइट हैं, अगर हम टेंशन में नहीं हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये एक पर्टिकुलर तरीके से काम करता है। उसको कहते हैं रिलैक्स, डाइजेस्ट एंड रिपेयर। रिलैक्स करेंगे, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखेगा, माइंड को रिलैक्स रखेगा। उसके बाद में डाइजेस्ट, ये मेन पार्ट है। ये हमारे बॉडी का सिस्टम जो है ये ही मेन सिस्टम है। यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है ना, एब्डोमेन का पार्ट, ये ही बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये तो ट्रांसपोर्टेशन का है। ये यहाँ से मिलेगा तो ये ऊपर लेके जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देने का है, ब्लड को, मेन पर्टिकुलरली ब्लड को, और यहाँ से जो इसको मिलता है वो पूरे बॉडी को सप्लाई करने का काम इसका है। प्रोडक्शन का काम ये जो है ये मेन काम है ये। तो यहाँ एक मेन चीज़ जो हमको समझनी है
कि या तो हम रिलैक्स होते हैं, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, या हमारा ब्रेन जो है वो एक्साइटेड होता है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन जो है काम कैसा करता है। ये देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले हम इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं। हमारा बॉडी जो है जनरली वो इसी स्टेट में काम करता है, यानी रिलैक्स स्टेट में। हम रिलैक्स होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये वाला जो सिस्टम जो है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है, और बॉडी को जो रिपेयर करने वाला पार्ट जो है वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की वो ये है कि बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सकता है। बॉडी जो खतरे होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उससे अपने आप को बचा सकता है, उससे लड़ सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। अगर लीवर का मानिए कि आधा पार्ट काट के निकाल भी देंगे आप, तो बाकी का पार्ट जो है वो रीग्रो हो जाएगा। सभी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सब में, जैसे हड्डी है, हड्डी में अगर आपने हड्डी टूट जाती है तो फिर वो रीग्रो होकर फिर ज्वाइन हो जाती है। ये जो मसल्स हैं वो रीग्रो हो जाते हैं। ये स्किन है, ये स्किन जो है ये रीग्रो हो जाती है। तो ऐसे बॉडी बहुत सारा काम जो है वो रिपेयर का भी करता है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सिस्टम को रिपेयर करना है ये हमेशा नहीं होता, एज के साथ धीरे धीरे ये कम होता है। और अगर हम रिलैक्स रहते हैं तो हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिव रहता है। जितना मैक्सिमम ये सिस्टम एक्टिव रहेगा हम उतने मैक्सिमम हेल्दी रहते हैं, हमारा बॉडी उतना अच्छा रहता है, हमारे ये सारे सिस्टम उतने अच्छे काम करते हैं। हमारा हार्ट और लंग्स भी जो हैं बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। हमारा ब्रेन भी जो है, उस ब्रेन को अपनी एनर्जी इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ब्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो फ्री होता है। आप अच्छे से सोच सकते हो, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो, आप आजू बाजू की चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। इस वर्ड को इम्पोर्टेंट, इस वर्ड को देखिए कि आप इस सिस्टम की वजह से आप लर्न कर सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो, नई चीज़ों पे फोकस कर सकते हो और बहुत अच्छे काम कर सकते हो। रिलैक्स हो के आप गाना गा सकते हो, क्रिएटिविटी कर सकते हो, डांस कर सकते हो, आर्ट बना सकते हो, साइंटिफिक काम कर सकते हो। ये सारे के सारे काम जो होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है उसमें होते हैं। अब ऐसा मान के चलिए कि आपके आसपास में कोई ख़तरा आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में कोई आसपास कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आपका ब्रेन जो है वो ख़तरा समझता है। ब्रेन को एक्चुअली ख़तरा क्या होता है उसको मालूम नहीं है कि ख़तरा क्या होता है। जैसे जानवरों को मालूम रहता है, वो कोई भी चीज़ को पहले सूंघेंगे, देखेंगे और फ़ौरन उनको मालूम रहता है कि इससे दूर रहना है, उसके पास जाना है। मच्छर को मालूम रहता है कि मुझे किधर जान बचाने के लिए किधर भागना है, किधर उड़ के जाना है। ये उनके इस सिस्टम में, ये जो बेसिक सिस्टम है, ये जो उनका जो सेफ्टी वाला सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन हमारे में क्या है कि इस प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमारे ऊपर एक सिस्टम और भी है, एक चीज़ और भी है हमारे ब्रेन में कि हम में थिंकिंग है। हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम अपना दिमाग लगा के नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मानिए कि आपके पास में आसपास कोई ख़तरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आग लग गई है। अब आग लग गई है या फिर सामने से सांप आ रहा है, ऐसे ही और भी कोई ख़तरा है, तो इस ख़तरे में क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये अब सिस्टम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन करना जो है ये ज़रूरी नहीं है। ये प्रोडक्शन का पार्ट जो है बंद होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये डाइजेशन का जो पार्ट है वो भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में ये जो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन का पार्ट है
ये पार्ट भी ज़रूरी नहीं है। ये वाला पार्ट जो आ गया है इसको देखिए कि इसमें ये वाला जो फंक्शन है प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन अभी ज़रूरी नहीं है। घर में आग लगी है, हमको जान बचाने के लिए भागना है, अभी ये खाना पकाना है या फिर घर की सफाई करना है या फिर घर में चीज़ों को जमा के रखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमको हमारा जो ब्लड है, ब्लड कहीं बाहर से आता नहीं है। ब्लड जो है वो ये यहाँ लड़ने के लिए हाथों में जाएगा, इधर पैरों में जाएगा, हाथों के जो मसल्स हैं वो फूल जाएंगे, वहाँ ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, और इधर जो है वो ब्रेन को ज़्यादा सोचना पड़ेगा जान बचाने के लिए। थिंकिंग वो क्रिएटिव नहीं होगा, वो क्रिएटिव नहीं होगा, वो कोई गाने की धुन नहीं करेगा, वो कोई डांस की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसको रहेगा कि आसपास कैसे हम अपनी जान बचा सकते हैं। इसके लिए ये वाला पार्ट को देखिए, ये जो हमारी आँख है इसकी प्यूपिल जो है डायलेट्स हो जाएगी। डायलेट्स हो जाएगी मतलब फैल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अभी हमको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसको बारीकी से समझेंगे, ऐसा नहीं है। चारों तरफ देखना है, इधर से कौन आ रहा है, इधर से हमला हो रहा है कि इधर भाग सकते हैं कि इधर भाग सकते हैं क्या। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें इधर जी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। ज़्यादा एनर्जी के लिए उसको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो वो ज़्यादा ग्लूकोज उसको लीवर से मिलेगा। तो मतलब जब आप एक्साइटेड रहते हो, टेंशन में रहते हो, उस वक्त आपको ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है। और जब आपके ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप में शुगर जो है वो बढ़ रही है। इसलिए जब भी आप टेंशन तनाव में होते हैं, आपकी डायबिटीज़ बढ़ती है, आपके इसमें शुगर जो है वो बढ़ती है। अच्छा, आपका जो डाइजेशन है वो ख़राब होता है, आपको एसिडिटी रहेगी, क्योंकि डाइजेशन में वो बराबर फंक्शन नहीं करेगा, तो एसिडिटी आपको रह सकती है। आपको और भी जो है वो गले के प्रॉब्लम रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो। और दूसरी बात ये कि ये जो सिक्रेशन, ये जो पार्ट जो है एक्सक्रीशन का, ये वाला पार्ट बराबर नहीं होगा। ये आंतें जो हैं, आंतों को बराबर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को बराबर अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो इनका फंक्शन जो है वो बराबर नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये होगा कि यहाँ से इनकी जो अंदर की जो वॉल है, इनके अंदर जो वॉल है, वो अंदर की वॉल जो है वो सूजन आ जाएगी, उसमें ब्लड बराबर ना मिलने की वजह से उसमें सूजन आ जाएगी। दूसरी बात, इनकी जो मूवमेंट्स हैं, ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये मूवमेंट्स अगर मानिए एकदम ज़ोर से होती है तो उसकी वजह से फिर आपको डायरिया हो सकता है। या अगर मानिए कि ये मूवमेंट ऐसी होती है कि कहीं पे एकदम स्लो हो गई है, तो आपको वहाँ पे कंस्टिपेशन हो सकता है, आपको यहाँ पे आपको IBS हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है यहाँ पे। और अगर बार बार सूजन आ रही है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे जो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ब्लड उनको बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एक्सक्रीशन का काम, ये वाला काम बराबर नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये होती है कि इसी जगह पे, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना, इसको याद रखिए, इसी जगह पे हमारे जो सारे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स, इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है कि इम्यूनिटी का, तो इम्यूनिटी हमारी यहीं पे ही होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये जो एब्जॉर्ब करना है, जो खाने से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको मिल रही है वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी यहीं होता है, तो वो भी नहीं होगा। अब अगर आप कितना भी अच्छा खाइए, लेकिन अगर आपका ये सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है, आप बोलेंगे ये सिस्टम मेरा ज़्यादा एक्टिव क्यों रहता है? ज़्यादा एक्टिव इसलिए रहता है कि आपका नेचुरल तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये नेचुरल है ये, और ये ज़्यादा टाइम इसी में रहता है, और ये प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि यही सिस्टम ज़्यादा काम करे। लेकिन होता ये है कि आप बार बार अगर जब टेंशन लेने लगते हो, आप बार बार टेंशन लेने लगते हो, तो उसकी वजह से ये होता है कि वो जो ये वाला जो सिस्टम है, इसका एक ऑटो वाला सिस्टम, ऑटो मोड वाला सिस्टम जो है, वो सिस्टम को आदत है इस मोड में रहने की, इस मोड में रहने की। लेकिन जब वो बार बार ये सिस्टम होता है
तो वो क्या करता है कि उसको यहाँ कोई वो सोच नहीं सकता, थिंकिंग नहीं है, इसलिए वो ये सोचता है कि शायद यही चीज़ें जो है वो बार बार खतरा हो रहा है, तो शायद यही सिस्टम को कंटिन्यू करना ज़रूरी है। इसीलिए क्या होता है कि रिपीटेशन अगर होता है, बार बार वही चीज़ होती है, तो फिर वही सिस्टम हमारा उसी तरीके से काम करता है। तो जिनको बार बार चीज़ में टेंशन लेने की आदत है, अब बार बार तो आपके पास कोई शेर या कोई ऐसा सांप नहीं आएगा, तो फिर टेंशन का है। टेंशन ये कि आप जो सोच लोगे, आपने सोच लिया कि ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये सोचा कि भाई उसने मुझे मैसेज करना चाहिए, अगर उसने मेरे मैसेज का जवाब देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो फिर आप सोचने लगे कि नहीं, अभी मुझे जो है वो उसने मेरी इंसल्ट कर दिया है, उसकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये बातें आप सोच रहे हो, तो सोचने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो, इस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो। आप किसी जगह पे गए हो, स्टेज पे बैठे हुए हो, सब लोगों को माला पहनाई गई, आपको नहीं पहनाई गई। अब ये बात के लिए जो है आपको लग रहा है कि भाई मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, ये आप एकदम गुस्सा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, तो ये वाला सिस्टम ये हो गया। अब जरा सी बात से किसी ने ज़ोर से बोल दिया आपको, आप गुस्से में आ गए, किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आप गुस्से में आ गए। तो ये एक्चुअली ये सिस्टम को देखिए कि हम इस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जब आप इस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी सारी चीज़ों पर असर हो रहा है। जब आपको एंजाइटी होती है, पहले स्ट्रेस होती है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ के वो क्रॉनिक स्ट्रेस होती है, और फिर बाद में क्रॉनिक स्ट्रेस से फिर एंजाइटी होती है, उसके बाद में ओसीडी होती है, डिप्रेशन होता है, और बाकी अलग अलग बीमारियां होती हैं। वो तो अपनी जगह, वो तो माइंड की हैं, लेकिन इधर वाले जो पार्ट है ये इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, सब तो ये होती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ का ये जो फंक्शन है, इसका फंक्शन बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको जो ब्लड मिलना चाहिए वो इसका ब्लड इधर चला गया, ये इधर हाथ पाँव में चला गया, ये ज़्यादा दिल धड़क रहा है, ये ज़्यादा जो है ये पल्स चल रही है ना, रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसमें ये यहाँ का ब्लड वहाँ चला गया, तो ऑब्वियसली अब अच्छा ये जो ज़्यादा हो रहा है ये भी खतरनाक है। हार्ट जो है आपका जितना धड़कना चाहिए था, वो पल्स वो भी जैसे 60 से 100 तक रहना चाहिए, तो वो अगर आप रिलैक्स हैं तो 72 हो सकता है, 72 तक रहेगी। अब आप अगर एक्साइटेड हैं तो वो 72 से बढ़ के वो 80, 90, 100 भी हो सकती है। अगर आप और ज़्यादा एक्साइटेड, अगर पैनिक हो गए हैं आप, तो वो 100 से ज़्यादा 150 तक भी हो सकती है। तो ये इसके लिए ये ख़तरा है, ये हार्ट के लिए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये याद रखने की यहाँ पर, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज में भी आपका हार्ट रेट बढ़ता है, और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें जो हार्ट रेट बढ़ता है उसमें हार्ट स्ट्रांग होता है, पूरा बॉडी स्ट्रांग होता है। लेकिन जब आप टेंशन में रहते हो, तो टेंशन की वजह से जो हार्ट रेट बढ़ता है वो एक्चुअली बीपी भी बढ़ाता है, आपके हार्ट को कमज़ोर भी करता है, आपको जो है लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी हो सकता है, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आप एक इम्पॉर्टेंट बात आपने मार्क की है कि हार्ट बीट्स बढ़ना जो है वो खतरा नहीं है, खतरा ये है कि वो काय की वजह से बढ़ रही है। अगर वो एक्सरसाइज जो है इसकी वजह से बढ़ना ये तो नेचुरल है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो खतरा नहीं है, बल्कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम है, ये वाला सिस्टम जो है वो आपको अपना बॉडी बना ही एक्शन के लिए है। आप एक्शन कर रहे हो तो वो ये वाला जो फंक्शन है बॉडी का, ये फंक्शन भी अपनी जगह काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन भी काम कर रहा है। और क्योंकि ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है जब वो स्ट्रेस में रहता है, तो अभी वो स्ट्रेस में नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो बाकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नॉर्मल है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हुआ कि अगर आपको स्ट्रेस में रहने की आदत है तो मेन चीज़ ये हुआ कि आप फोकस नहीं कर पाओगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
फोकस नहीं कर पाओगे, और जब आप फोकस नहीं कर पाओगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। कंसंट्रेशन नहीं है तो आप लर्न नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी लोग जिनका जो भी स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन तनाव में रहते हैं, वो लोग कभी कुछ सीख नहीं सकते। वो किसी चीज़ एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकते। अगर आप उनको बोलोगे कि आप तुम बैठो मैं तुमको एक चीज़ सिखाता हूँ, तो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे। उनका माइंड जो है उड़ते रहता है, इधर उधर चलता रहता है उनका माइंड। तो ये एक चीज़, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो कि मुँह में जो है वो मुँह सूखने लगेगा, क्योंकि मुँह में ये नहीं देखना है कि अभी खतरा है, तो खतरे के लिए ये ज़रूरी, खतरे में आदमी टेस्ट नहीं देखता है कि खाना कितना मज़ेदार है, ये इसलिए वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करना है, इसलिए उसमें हमारा सलाइवा थूक जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मुंह आपका बार बार सूखेगा, बार बार सूखेगा। तो जो लोग ऐसे टेंशन तनाव में इसमें रहते हैं, उनका मुंह बार बार सूखता है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग मुंह का कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई चीज़ पान खाता है, कोई कुछ भी करता है, और कुछ लोग तो गाली बकते हैं, बड़बड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो मुंह को एक्टिव रखते हैं वो लोग ये। और यहाँ पे जो है वो हार्ट बीट्स और ये लंग्स का जो फंक्शन है, ये ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा, और ये डेंजरसली बढ़ेगा। मतलब ये कि ये आप दौड़ोगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन वो जो है वो हार्मफुल नहीं है, यूज़फुल है वो। लेकिन ये जो है इसका ये जो है वो हार्मफुल रहेगा ये। और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका परसेंटेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाए। इसको आप हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। कभी कभी सांस नहीं आती घबराहट की वजह से, ऐसा लगता है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो हाइपर वेंटिलेशन है वो। ये इधर ये जो पार्ट जो है ये पार्ट अपना काम इन्होंने बहुत स्लो कर दिया है, तो आपका जो इधर डाइजेशन वो भी गया, आपको रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डाइजेशन पुअर हो सकता है, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये जो एब्जॉर्प्शन है वो भी गया, एब्जॉर्प्शन, और जो इम्यूनिटी है यहाँ पे इम्यूनिटी भी गई। अब यहाँ पर जो हैप्पी हार्मोन्स आते हैं, ये हैप्पी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो निकलते हैं, वो भी यहाँ से यहाँ पर नहीं निकलेंगे इस जगह पे। तो आपका एक वहाँ भी एक लॉस हो गया है। इधर जो ये जो क्या करता है कि ये और ये इधर पेनक्रियाज, ये दो मिल के ये क्या करते हैं, फैट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको मेंटेन करते हैं, फैट का। अब चूँकि ये बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए फैट जो है वो बॉडी को जितनी फैट चाहिए उतना बॉडी रखता है, बाकी का निकाल देता है। लेकिन चूँकि ये बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस की वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं। इमोशनल ईटिंग से हमारा बॉडी जो है वो ओबीस हो जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। फैट जो है ये जो है बराबर काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो फैट जो है वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता है। उसके बाद में ये किडनी जो है, किडनी में भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि किडनी के ऊपर जो वो ग्लैंड हैं, वो ग्लैंड से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये हार्मोन कंटिन्यूसली रिलीज़ होते हैं। ये जो यहाँ पर एड्रेनलिन जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, यहाँ से वो कंटिन्यूसली वो रिलीज़ होते हैं। ये पार्ट होता है, ये जो यहाँ जो है पेशाब में प्रॉब्लम आ जाती है। और मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पर ऑर्गेज़म, एजेकुलेशन और ये चीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेस में रहेगा उसका जो वो ऑब्वियसली वो लव नहीं कर सकेगा। ये लव करना, प्यार करना और ये संबंध बनाना जो है ये उस टाइम आग लगी हुई, ये अब लव नहीं कर सकोगे। इसलिए अगर कोई कर ही रहा होगा तो वो टेंशन में होगा, तो क्या होगा कि फ़ौरन जो है वो ये चीज़ एजेकुलेशन हो जाएगा, फ़ौरन जो है उसका फाल हो जाएगा, और फिर जो है ये इसका जो इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस होती है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, हमारे डाइजेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, और ये एक्सक्रीशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, IBS हो जाएगा, IBD हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो जाएगा, उसके बाद में ये डाइजेशन का यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाएगा, इसका यहाँ पर डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, उसके बाद में इधर हार्ट के प्रॉब्लम हो जाएंगे, हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी, और इधर जो है वो अस्थमा जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, मुंह में जो है वो मुंह का सूखना, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इस तरीके तो हम एक इम्पॉर्टेंट बात जो देख रहे हैं वो ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस, ये टेंशन तनाव जिसको आप कहते हो, तो वो सिर्फ आपके माइंड में नहीं होता, वो आपके बॉडी में पहले आता है और फिर आपको बाद में फील होता है। बॉडी में पहले आता है, ये पूरे बॉडी में, और फिर वो आपको बाद में फील होता है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि ये एक बहुत ही यानी ऐसी चीज़ है जिससे हमारा पूरे बॉडी के ऑर्गन्स, पूरे बॉडी के सिस्टम सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं, भले ही हमको मालूम ना हो। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। वैसे जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और उसके ये जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाके जमा होने लगता है, और यहाँ पर जो है हार्ट में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। ये भी इसी की वजह से ही होते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।